सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आइयो तम्मा शक्ति। आज अजय चंद्रन और क्रमांक 953, दिन शनिवार, तारीख 8 जून 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस के कोहली साहब, जो रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं। और आज आपका जो विषय है वो ज्योतिष के माध्यम से उपाय, रेमेडीज बाय एस्ट्रोलॉजी। अब ज्यादा समय से आदरणीय श्री श्याम कोहली साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय श्याम कोहली साहब। धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज का एक जो विषय है वो बेसिकली रेमेडीज का है और साइंटिफिक वे से रेमेडी का है। रेमेडीज से आप शेयर करने की जरा मुझे दे दीजिए परमिशन, तो फिर मैं जी सर, दे दिया। जी सर। तो आज का जो सब्जेक्ट है बेसिकली रेमेडीज का है। जब हम रेमेडी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, डिजीज क्या है, तभी तो रेमेडी पता चलेगी। विदाउट नोइंग द डिजीज देयर कैन नॉट बी एनी रेमेडी। तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ पॉइंट्स हैं, जो 6 पॉइंट्स हमने ये इसमें दिए हैं कि इज रेमेडी पॉसिबल। पहला पॉइंट हमें ये डिस्कस करना है कि क्या रेमेडी से ट्रीट हो सकता है या फिर ये मिथ है रेमेडी। बेसिकली क्वेश्चन ये आता है, अगर हम अपने रोड पाथ को देखें, लाइफ के कर्म और कर्म फल को देखें, तो हमारे कर्मों से हमारी जिंदगी का जो है वो रोड पाथ फिक्स हो चुका है, परिस्थितियां आ गई हैं। उन परिस्थितियों में जो जहां जहां हमें जाना है, जिस जिस समय पे जाना है और जिस स्थान पे जाना है, हम जरूर पहुंचेंगे। परंतु उन परिस्थितियों में हमारे जो कार्य हैं, यानी क्रियमाण कर्म जो है वो कैसा होगा, वो हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। तो पहली चीज यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन है। कितने परसेंट सल्यूशन है ये डिपेंड करता है। इफेक्टिवनेस ऑफ रेमेडी इन परसेंटेज, क्या कितनी हम रेमेडी कर सकते हैं, कितना नहीं हो सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डिजीज किस लेवल की है और किस तरीके की डिजीज है। अगर डिजीज बहुत डीप रूटेड है तो उसको बहुत टाइम लग सकता है टोटली ना हो, पार्शली रिकवरी हो जाए। और अगर कोई हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम है, इट कैन बी करेक्टेड वेरी इजीली। तो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में जीवन के हर चीज को 12 भावों से देखा जाता है। हाउसेस में डिवाइड कर दिए गए कि भाई आपका ये भाव ये चीजें बताएगा, और एक एक भाव में हजारों चीजें, लाखों चीजें होती हैं। उनको कैसे सेग्रीगेट करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट है डीपली। तो यहां पर जब हम डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज हमारी जो है, मेरी डिजीज, इसके मतलब मैं आ गया। तो मैं में क्या है, मैं क्या हूं। एस्ट्रोलॉजी में मैं का मतलब है कि हमारा शरीर ही नहीं, 3 स्तर हैं, बॉडी माइंड और सोल। बॉडी माइंड और सोल, इन 3 चीजों से हम बने। हमारे ये तीनों वेक्टर काम करते हैं। बॉडी, हमारा शरीर भी काम करता है, हमारा मन भी काम करता है, और हमारे आत्मा से जो सिग्नल सन से मिलते रहते हैं 24/7 वो भी काम करते हैं। तो जहां तक डिजीजेस की बात आती है, वो जो सूर्य से या आत्मा से कनेक्टेड है, जो जन्म जन्मांतरों से पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, डीएनए में है, उन्हें हम जेनेटिक लेवल की डिजीजेस कहते हैं। जो मेंटल लेवल की नीचे, ये मून से होती हैं। जेनेटिक लेवल की सन से होती हैं, यानी बीज से होती है। जो डीएनए है वो हमारा सूर्य से निर्धारित होता है, और वो जो है वंश परंपरागत चलता आ रहा है वो उस तरह। मेंटल डिजीज हमारे मून या मन से होती है, और फिजिकल डिजीज हमारी जो है वो लग्न से देखी जाती है।
तो जिसे आप अपने शब्दों में ग्रॉस बॉडी कहिए, स्थूल शरीर कहिए, फिर जो है चंद्रमा वाला सूक्ष्म शरीर हो गया, और फिर कारण शरीर जो है वो सूर्य से निर्धारित है। अब कोई भी है, ये कोई भी चार्ट है, कोई भी हो, हम भी इसको पर्टिकुलर नहीं ले रहे हैं, पर इसको फिर बाद में हम एनालाइज करेंगे। तो जितने भी आपके चार्ट्स बनते हैं वो नेटल चार्ट जिन्हें कहते हैं, वो इस तरीके के 12 भावों के होते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर स्टार्ट हो सकता है, उसके आगे जो है, यहाँ जैसे 9 नंबर स्टार्ट हुआ धनु राशि, धनु लग्न, उसके बाद में कुंभ, मकर, कुंभ, मीन, इस तरीके से वृश्चिक तक आ जाते हैं। तो ये जो है पहला भाव कहलाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और सातवां, आठवां, इसी तरीके से ये 12वां भाव। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमारा असेंडेंट है या नेटल चार्ट है, जिसे लग्न चक्र कहते हैं। लग्न जो है हमारा किसको डिपेंड करता है? हमारी बॉडी को बताता है। बॉडी के विषय में जितनी भी चीजें आपने अपने शरीर के विषय में जाननी है, शरीर मतलब स्थूल शरीर की बात कर रहा हूं, स्थूल शरीर के बारे में कोई बीमारी हो रही है या कुछ भी हो रही है, उसका सारा रिवील जो है वो जन्म लग्न से होता है। तो जन्म लग्न से जो पहला भाव है, ये 3 भाव हैं, छठा, आठवां और 12वां। इन तीनों भावों को हम त्रिक कहते हैं। त्रिक मतलब है 6th, 8th एंड 12th। ये भाव जो हैं, अब इनकी जो है, हम इनके पीछे जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीजें कहीं भी आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली। तो ये जो 6 भाव, अब हम क्या करते हैं, पहले भाव में हमारा जो है ब्रेन एंड बॉडी, ओवरऑल बॉडी और स्पेशली ब्रेन को इंडिकेट करता है। दूसरा भाव, आप ऊपर से चलिए, सर से चलिए और नीचे तक आ जाइए, ये 12 भाव में बांट दीजिए। सेकंड भाव हमारा क्या है? ये दूसरा भाव हमारा जो है, ये पोर्शन है, इनमें जो है आईज है, माउथ है, टंग है और चीक्स हैं। ये आपके जो फेस ऑर्गन्स हैं वो आ गए, बाहर के भी और अंदर के भी, आपके अंदर भी और बाहर के, ये सारे ऑर्गन इससे डिनोटेड होते हैं। अब जितने भी चीजें हैं, हम जो कुछ भी भोजन लेते हैं या कुछ भी हम खाते हैं, तो जो खाते हैं वो हम अपने माउथ से लेते हैं, माउथ से हम खाते हैं। ये फिर तीसरा भाव है, ये पैसेज है, थ्रोट, नीचे जाता है। चौथा भाव यहां पहुंचता है भोजन हमारा। पांचवें में डाइजेस्ट होता है। छठे में जो है वो यूजेबल और अनयूजेबल पोर्शन जो है अलग किए जाते हैं। जो आपके काम का है वो बॉडी एब्जॉर्व करेगी, जो आपके काम का नहीं है बाहर फेंक देगी। उसके बाद में ये 7वां भाव है यूरिनेशन का, यूरिनरी ऑर्गन्स का, और 8वां भाव है एनस यानी स्टूल का। ये देखिए, सेकंड भाव से जो कुछ भी हम लेते हैं वो 8वें भाव में हम निकाल देते हैं। अब अगर सेकंड भाव का लिया हुआ अगर 8वें भाव में नहीं निकलता है तो हमें बेचैनी होगी। अगर किसी को जो है डाइजेशन नहीं प्रॉपर होता तो बेचैनी शुरू हो जाती है। तो ये चीजें जो है, हमारे जो भी भाव है उसके सामने का भाव उसके लिए उसकी जरूरत है। किसी भी भाव के सामने का भाव, 7वां भाव, उसकी जरूरत है। अगर ये भाव इनटेक अगर हमने फूड का यहां दिया, तो यहां जो 6th हाउस में है वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करता है। जो राइट हो पोर्शन होगा बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, रॉन्ग को फेंकेगी बाहर, डिस्पोजल में जाएगा। तो यहाँ सेकंड हाउस का लिया हुआ, अगर मान लिया हमने कोई बहुत ही लैविश फूड खाया, काफी दिनों तक खाते रहे, तो वो जो है वो 6th हाउस में जो है वो बॉडी से राइट तो एब्जॉर्ब हो गया, रॉन्ग जो है वहां एक्युमुलेट होता है और उसने है हमें परेशानी शुरू कर दी। इस भाव को मैं ओपीडी कहता हूं। ओपीडी डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का, जहां पर आप मेडिसिन से
करेक्ट हो सकते हैं, या आप अपने ऊपर संयम रखें तो करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ कोई खतरे की बात नहीं। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए जैसे अगर यहाँ पर आपने इंटेक ज्यादा लिया है तो यहाँ आप उपवास रख लीजिए। दिस इज वेरी सिंपल मेथड, जो आपका वेस्ट है वो निकल जाएगा। पर क्वेश्चन ये आता है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि उपवास न रख करके उठाया और टैबलेट ले ली कोई, कि हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर भी नहीं अलर्ट हुए तो क्या होगा? 8वां भाव जो है ये हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट। तो उसने कहा यहां हमने आपको मौका दिया था, आपने कुछ नहीं किया, अब आपको जो है इस डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा। कुछ न कुछ आपका पोर्शन जो है, चाहे इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस तरीके से आप सर्जरी के लिए तैयार रहिए। तो ये जो है ये 8वां भाव होता है। 9वां भाव हमारा मंदिर या देवालय होता है, या गुरु का स्थान होता है। 8वें भाव से अगर हमारी सर्जरी वगैरह होकर के हम निकल जाते हैं, तो किसी हॉस्पिटल से हम निकल करके आते हैं और सर्जरी करा करके या ट्रीट होकर के आते हैं, तो हम कान पकड़ते हैं कि ईश्वर अब हम आगे कोई गलती नहीं करेंगे, और आगे जो है हमें क्षमा करना, हम नहीं गलती करेंगे। ये हम प्रण लेकर के या कुछ भी करके, टेम्परेरी हो प्रण, वो हो सकता है, आप फिर आ जाते हैं माया जाल में। तो टेम्परेरी प्रण लेकर के निकलते हैं, और अगर उसके बाद में भी आपने फिर हरकतें वही करनी शुरू की, तो फिर 12वां भाव जो है इसको मैं आईसीयू कहता हूं। और ये आपको जो है ये कोमा स्टेज है। ये भगवान के, ईश्वर की ही मर्जी पर है कि ठीक हो पाओ नहीं तो नहीं। तो जितने भी इनक्योरेबल स्टेजेस ऑफ द डिजीजेस वो 12वें भाव से देखी जाती है। क्योरेबल जो है वो 6th हाउस से है, और बाई सर्जरी जो है वो 8th हाउस से। ये डिफरेंस है डिजीज को हमने इसलिए लिया। रेमेडी का सेक्शन बहुत लंबा है, परंतु डिजीज हम सिस्टमैटिक वे से चल रहे हैं कि डिजीज को हमने इसलिए लिया कि हर आदमी अपनी हेल्थ के बारे में सबसे पहले कॉन्शियस होना भी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं ठीक है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अध्यात्म और ये बाकी सारी चीजें रह जाएंगी। आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो आप नहीं कर। तो शरीर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम 6th, 8th और 12th हाउसेस से देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम ये देख लें कि ये इसी चार्ट को पकड़ लें। इस चार्ट में अगर 6th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, 6, 8 या 12 में किसी ग्रह का न होना एक बहुत अच्छा सिम्टम है। आपके जन्म लग्न के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। फर्स्ट प्लस पॉइंट है कि आपको कोई बहुत भयंकर प्रॉब्लम जो भौतिक शरीर को है वो नहीं आने वाली। ये एक इंडिकेटर है, बाकी इंडिकेटर अलग है। यहां देखिए, यहां 6th हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। 8th हाउस में बृहस्पति है, और वो भी उच्च का है। उच्च का मतलब है कि हर ग्रह जो है किसी किसी राशि में जो है बहुत मैक्सिमम फल देता है, और किसी राशि में मिनिमम फल देता है। ये साइन वेव की तरह जो है तरंगे चलती हैं। तो तरंगों की उच्च बिंदु जो है वो एक्सालेशन कहलाता है, और निम्न जो सबसे निम्नतम बिंदु होता है वो डिबिलिटेशन कहलाता है, यानी उच्च और नीच। उच्च और नीच का ये मतलब नहीं कि ग्रह में नीचता लग गई या कुछ हो गई, उसकी पावर कम हो जाती है बेनिफिट देने की, इसे इसलिए कहते हैं उच्च और नीच। तो यहां पर यह जो है एक्सलेशन में है, इसलिए बृहस्पति यहां पर खराब नहीं है। ग्रहों को कैसे देखा जाए कि खराब है या अच्छा है, वो हर लग्न के लिए अलग होता है। इस लग्न का मालिक जो है बृहस्पति है, धनु का, और बृहस्पति अष्टम में बैठा है, और ये रक्षा करता है। ये अपना ही जो है लग्न का जो स्वामी होता है वो रक्षक है आपके शरीर का, लग्न का स्वामी। तो बृहस्पति आपका रक्षक है। उसके बाद में आप 12वें भाव में देखिए, यहां पर 2 ग्रह हैं, सूर्य और बुध। सूर्य जो है वो आपका 12वें भाव में है, तो इसके मतलब है कि समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक विद इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी के इम्यून सिस्टम, क्योंकि सूर्य जो है आपकी इम्यूनिटी को इंडिकेट करता है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो इम्यूनिटी को इंडिकेट करता है। अब यहां पर इम्यूनिटी
स्ट्रांग है या वीक है बहुत ज्यादा, वो ये देखने की बात है कि सूर्य अपने मित्र यानी मंगल के घर में बैठा है, इसलिए इसके यहाँ पर सूर्य खराब नहीं है, यहाँ पर सूर्य खराब नहीं है। दूसरी चीज है कि बृहस्पति, हर ग्रह जो है ये बृहस्पति है जो 5वीं दृष्टि से देखता है, 9वीं दृष्टि से देखता है, यानी आपके जो शरीर का रक्षक है बृहस्पति, वो सूर्य को देख रहा है। सूर्य है राजा, बृहस्पति है गुरु। गुरु जब राजा को देखता है तो विवेक नष्ट नहीं होता, यानी इसका मतलब है कि वो एडवाइस देता है, टाइमली आपको करेगा। अब क्वेश्चन आता है दूसरा ग्रह बुध। बुध क्या कर रहा है? बुध यहां पर एक तो सप्तमेश है, 7वें भाव का स्वामी, उसे सप्तमेश कहते हैं। दो भाव ऐसे होते हैं जो मारक स्थान कहलाते हैं, मारक का मतलब मरेंगे नहीं बल्कि कष्टदायक होते हैं। एक तो दूसरे भाव का स्वामी यानी शनि, और यहां पर 7वें भाव का स्वामी यानी बुध। इस लग्न के लिए दो ग्रह जो हैं वो कष्टदायक हैं, एक शनि और एक बुध। तो बुध जो है ये मारक ग्रह होकर के 12वें भाव में बैठा है। इसके मतलब है कि स्पष्ट है कि बुध जो है आपका ठीक नहीं है इस ग्रह के लिए, इस लग्न के लिए। अब बुध ठीक नहीं है, ये तो एक बहुत वेग चीज हो गई, कह देना कि बुध ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है, क्या गड़बड़ करेगा? उसको और फर्दर एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं कि बुध जो है वो कारक होता है नर्व सिस्टम्स का, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का, नर्व सिस्टम का। और इसके दोनों तरफ देखिए, राहु एक तरफ है और शनि दूसरी तरफ, यानी कैंची की तरह के बीच में दो फंस गया। ये फ्लैंक ऑफ द सीजर, कैंची के सीजर के बीच में दो फंस गया, इसे पाप कर्तरी कहते हैं। यानी राहु भी पाप ग्रह आपके लिए है, शनि भी है, और उसके बीच में बुध फंस गया। यानी आपके नर्वस सिस्टम के दोनों तरफ कोई भी प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, और इसलिए आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली वेट कर रही है। पर एक पॉजिटिव पॉइंट है, हमें हर जगह पर दो फोर्सेस देखने होते हैं, एक पॉजिटिव फोर्स कितना है और नेगेटिव फोर्स कितना है। उसका ही आउटकम हमें बताता है कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या निगेटिव आएगा। नेगेटिव रिजल्ट तो ये क्लियर कह रहा है कि आपके ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको इंतजार कर रही है, और पॉजिटिव पॉइंट ये कह रहा है कि आपके जीवन का रक्षक, आपके शरीर का रक्षक आपको देख रहा है, यानी प्रॉब्लम होगी और वो आप उसको पार करेंगे। अब आ गया कि इस लग्न के लिए सबसे खराब ग्रह जिसने प्रॉब्लम दी, एक्चुअली इस जातक को जो प्रॉब्लम हुई थी वो ब्रेन हेमरेज की हुई थी, और उसको पार्शियल पैरालिसिस हुई, और 40 डेज कोमा में रहने के बाद में, देखिए ये कोमा है, आईसीयू है, आईसीयू में 40 डेज रहा और उसके बाद सरवाइव कर गया। दिस पर्सन जब ये 5वां दिन था इसका, जब आईसीयू में था, देन उनके पेरेंट्स से मुझसे डिस्कस किया, कंसल्ट किया कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई होप नहीं है, अब मैं वेंटिलेटर हटा लें। तो उस दिन मुझे कम से कम 3-4 घंटे लगे। मैंने कहा कि नहीं, 4 घंटे बाद मैं आपको बता पाऊंगा, कुछ हद तक अपनी ओपिनियन बता पाऊंगा, बाकी ईश्वर जाने। उसने कहा कि नहीं, किसी भी हालत में मत हटाइए, ही विल सर्वाइव। जो प्लेनेट कह रहा है उसका कारण क्या था, लॉजिकली कह रहे हैं, तुक्का नहीं मारते। बृहस्पति यहाँ पर स्ट्रांग बैठा हुआ, वो आपके जीवन की रक्षा तो करेगा। हाँ, डैमेज आपका होगा जरूर, पर कितना डैमेज होगा, वो पार्शियल पैरालिसिस में उसके एक पैर की पैरालिसिस हुई एंड ही सर्वाइव। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जन्म लग्न से या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये क्लियरली देख सकते हैं कि आपको क्या डिजीज के चांसेस हैं और कैसे आप उसको टैकल करें। अब इसको टैकल करने की जो टेक्निक है वो ये है कि जो भी ग्रह, कार्मिक ग्रह होते, 3 तरीके के हमारे जो डिजीजेस होती हैं, बेसिकली 3 टाइप की डिजीजेस होती हैं। एक होती है कार्मिक डिजीज। कार्मिक में राहु, शनि और केतु, ये 3 ग्रह आते हैं जिन्हें कार्मिक ग्रह। अगर इनका संबंध 6, 8 या 12वें भाव से है तो ये समझ लीजिए कि ये कार्मिक है और इसको आसानी से निपटा नहीं जा सकता।
इसको सिर्फ ईश्वर की आराधना करके ही निपट सकते हैं, और कोई इसका रास्ता नहीं। और या फिर आप देखिए ये, इसकी देखिए यहाँ डिजीज क्या है, बुध जो है वो बैठा हुआ है इसका स्वामी, जहां पर केतु बैठा है, यानी केतु इसके स्वामी के साथ बैठा है, और इसलिए ये कार्मिक डिजीज है, और इसका निदान जो है वो इजी नहीं है। और इसका निदान क्या होना चाहिए था, मतलब जो कम हो सकता था, वो बुध ग्रह के जो नक्षत्र है, यानी बुध किस राशि में है, नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी का जप, उस नक्षत्र का जप, ये सबसे एक ये है। और दूसरा है सेवा। सेवा क्या है कि बुध 12वें भाव में बैठा है, तो सेल्फलेस सर्विस करिए। और बुध किसको डिनोट करता है, बुध डिनोट करता है आपके फ्रेंड्स को, डिनोट करता है आपके छोटे बच्चों को, डिनोट करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिनोट करता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्प का आप कर सकते हैं वो आप करें। तो इस तरीके से ये जो है, एक तो ये कार्मिक डिजीज हो, दूसरा जो है इनमें राहु बैड फॉर फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी के लिए राहु सबसे खराब है। कारण क्यों, देखिए राहु जो है वो हमारी पिछले जन्मों की अतृप्त इच्छाओं को रिकॉर्ड करके रखता है। जो इच्छाएं हम पूर्ण नहीं कर सके, जिसे वासना का रूप दे दिया, वो उनको हम जो है वो रिकॉर्डेड रहती है, और जब भी चांस आता है हम उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब राहु की जो, हर एक की कोई ना कोई तो इच्छा रहती है, ऐसा तो है नहीं हम इच्छाहीन हो गए सब। चाह तो हुए नहीं हम, चाह तो है, और उस चाह का मूल जो है हमारे पिछले से भी जुड़ा हुआ है, और तात्कालिक भी हो सकता है। तो उस चाह को खत्म नहीं कर सकते, परंतु उस चाह को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का तरीका क्या है कि राहु जो है उसको कौन, हमारा विवेक ही कंट्रोल कर सकता है। यानी हमारा विवेक का स्वामी क्या है, गुरु है, हमारा गुरु ही कंट्रोल कर सकता है। यानी बृहस्पति हमारा ग्रह है जो गुरु कहलाता है, देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति जो है, अगर राहु किसी का खराब है तो आप गोमेद और मत पहनने के चक्करों में मत पड़िए। गोमेद पहन लेंगे चांदी की अंगूठी में, और इसमें पहन लेंगे, और उस दिन पहन लेंगे, और ये है भंगी को या स्वीपर को हम वो दान कर देंगे, ये दान कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने अगर वो दान किया, ठीक है आज आपने किया, उसका जो है वो पेड़ आज नहीं उग के आएगा, आपने बीज डाला है ना अभी, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 दिन में जो है वह 1 महीने में ठीक हो जाए। तो जो भी इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि ये कर लीजिए, ये अंगूठी पहन लीजिए, ये रिंग पहन लीजिए, आपका सही हो जाएगा, मेरी ओपिनियन में ठीक नहीं है। बाकी बताने वाले तो बताएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए। राहु की रेमेडी सिर्फ बृहस्पति है। देव गुरु, गुरुओं का सम्मान करिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है जा रहे हैं हायर एजुकेशंस के लिए, उनको जो आप हेल्प करिए। किसी आश्रम वगैरह को आप, जो डिजर्विंग है उनको, पात्र को, सुपात्र को, कुपात्र को नहीं, सुपात्र के लिए दान दीजिए। ये जो है ये आप कर सकते हैं। ये चीजें जो है वो आपको आएगी। अब दूसरा आता है केतु। केतु हमारे, यही चार्ट ले लें, केतु सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव जो है कई चीजों को इंगित करता है। सप्तम भाव से हम ये भी देखते हैं कि हमारे स्पाउस का भी घर है, और सप्तम भाव हमारा यूरिनरी ऑर्गन, और उसके आपको कहते हैं कि यूरिनरी ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उनको सबको डिनोट करता है। यहाँ केतु बैठा है। केतु, आप सिंपल सी लैंग्वेज में, एस्ट्रोलॉजी के बहुत डीप में मत जाइए, सिंपल समझिए कि जहां केतु बैठा है वहां हमारे सुई कोई चुभने वाली है, और वहां से एक डिस्चार्ज है। ये पिछले जन्म का हमारा जो है डस्टबिन है, उस डस्टबिन को हमें खाली करना है। जब तक आप खाली नहीं कर लेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा। केतु आपकी पास्ट लाइफ का डस्टबिन है, गार्बेज है, उसे निकालना ही होगा। आप उसको चाहे जितना सिल लीजिए, आप अंदर फैलता जाएगा, ट्यूमर और कैंसर ये सब बढ़ते जाएंगे, उसको डिस्चार्ज होने दीजिए।
तो केतु जो है यहाँ पर देखिए सप्तम भाव है, इस पर्सन की यूरिनरी ऑर्गन से रिलेटेड जो है हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ, एंड ही वाज देन ही गॉट द रिलीफ। तो ये चीजें जो हैं कि फिजिकल लेवल पे हुई या और भी जगह पर क्या क्या करता है वो अलग एस्पेक्ट है, पर पहला बेसिक एस्पेक्ट ये है कि केतु जहां है वो समझ लीजिए वो आपका डिस्चार्ज पार्ट है। केतु अष्टम में है तो समझिए कि मोस्टली द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, उस डिजीज से। तो ये जो है, ये जो कार्मिक प्लैनेट्स हैं उनकी ये कहानी है कि राहु और केतु। और तीसरा है, अगर ये केतु चंद्रमा या शनि या त्रिकलाड से हो तो बहुत ही खराब होता है। अब यहां पर इस हॉरोस्कोप में देखिए केतु का संबंध क्या है। केतु जिसके घर में बैठा है इसका मालिक है बुध, और बुध बैठा है 12वें भाव में, यानी केतु ठीक नहीं। और इस पर्सन की मैरिज भी बहुत लेट हुई, 40s में जाकर। तो ये जो है इस चीज को हम देखें। तीसरा प्लेनेट जो है, ऑर्डर दे रहा हूं मैं, राहु, राहु पहला है सबसे, दूसरा है केतु, और तीसरा है शनि। अब शनि हमारा जहां बैठा है, हमारा एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि अगर बैठा है तो क्यों बैठा है। भाई किसी का शनि, आप ये देखिए, किसी का शनि यहां बैठा है, किसी का यहां बैठा है, किसी का यहां बैठा है, 12 में से किसी भाव में तो बैठा ही होगा। शनि क्यों यहां पर आया है, ये हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि शनि की यहाँ स्थिति हमें क्या इंगित कर रही है। शनि यहां पर अपने 11वें भाव में है। 11वां भाव है नेटवर्किंग का, वन टू मैनी रिलेशनशिप का। और ये जो है इस पर्सन को आप देखिए कि इसका जो था कि मल्टी कॉन्टेक्ट्स, सोसाइटी में मल्टी कॉन्टेक्ट्स रहे, बहुत ही जो है पॉपुलर रहा मल्टी कॉन्टेक्ट्स। दूसरा है किस साइन में बैठा है। साइन होता है लिब्रा, लिब्रा साइन होता है जोड़ने वाला, और यहां पर शनि उच्च का है, यानी बहुत से पॉलिटिशियंस, लीडर्स से इसका कांटेक्ट था। यहां पर शुक्र के साथ बैठा है जो मित्र के साथ है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब आया जहां तक बीमारियों का कारण है, हम अभी डिजीज सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी उसके लाइफ की स्टडी नहीं कर रहे हैं। शनि जो है वो मालिक किसका है, दूसरे भाव का और तीसरे भाव। दूसरा भाव जो है वो फिक्स्ड एसेट्स का होता है, वो चीजें जो समय के साथ अपने आप इंक्रीज करती जाती हैं, संचय होती जाती हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो इंटरेस्ट के साथ अपने आप बढ़ते जाएंगे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता कुछ करने का। इस पर्सन को जो है इसकी लाइफ सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा पैसों से चल रही, उसके इंटरेस्ट से चल रही। दूसरा मारक स्थान है, दूसरा भाव मारक है। मारक का मतलब ये होता है कि दूसरे भाव में हमें जब भी शनि की दशा अंतर दशा आएगी तो वो कष्ट आएगी। और कष्ट किस में आएगी, वो साइन देखिए 7। 7 साइन का मतलब है कि ये यूरिनरी ऑर्गन, 7 साइन ऊपर से नीचे तक आई है। बॉडी पार्ट्स का हमने पिछले बार पूरा इंगित किया था कि कौन कौन से बॉडी पार्ट किस किस साइन से होते हैं। तो इसके मतलब यूरिनरी ऑर्गन। तो जब शनि में केतु का के अंतर दशा आई थी तभी उसका ऑपरेशन हुआ था हाइड्रोसिल का। तो ये चीज जो है हमें तीनों प्लैनेट्स को सबसे पहले स्टडी करना है कि इनमें से कोई किस लेवल की डिजीज है। कार्मिक डिजीज है, दूसरी डिजीज होती है क्रॉनिक। क्रॉनिक जो है वो 8वें भाव और 12वें भाव, 8वें और 12वें भाव में जो ग्रह होते हैं वो क्रॉनिसिटी को लेके आते हैं। अगर वो ग्रह अच्छे हैं तो कम हो गए प्रॉब्लम, और अगर खराब है तो ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसी हाल देखिए, यहाँ सिर्फ मरकरी खराब है पर बृहस्पति 8वें में बैठा है, अच्छा है, इसलिए इट इज बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं। इसके बाद आता है क्यूरेबिल। क्यूरेबिल को हमने 6th हाउस से कहा है, ओपीडी है, डॉक्टर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया या कुछ हो गया थोड़ा सा तो चले गए, ठीक हो गए, वो अपने आप कंट्रोल होकर। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये तीनों हाउसेस में कोई ग्रह नहीं है तो ये समझिए कि इट इज ए गुड हाउस। अब
दूसरा एक तरीका बहुत आसान सा है, जो आप एक ग्लांस में ये जान सकते हैं कि हमारे किस आर्गन से कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आप अपने जन्म लग्न को देखिए सीधा। हमारे शरीर में 9 ओपनिंग्स हैं, 9 ओपनिंग्स हैं, सभी पता है। एक आंखों की 2, नॉस्ट्रिल्स नासिकाएं 2, एक माउथ, ये 5 तो यही हो गए, ठीक है। उसके बाद में 2 कान, 7 हो गए, एक यूरिनरी सिस्टम जेनेटरी ऑर्गन और एक एनस, ये टोटल 9 ओपनिंग्स हैं। और इन ओपनिंग के कंट्रोलर जो हैं कौन कौन से ग्रह हैं, ये देखिए कि 2 आंखें हैं, उनके कंट्रोलर सन और मून है, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य दाहिनी आंख को और चंद्रमा बाईं आंख को। आप हॉरोस्कोप में जब आप समझ जाएंगे कि हमारा ये कौन सा ग्रह अच्छा या खराब है, तो आपका अगर सूर्य खराब है तो दाहिनी आंख में कोई प्रॉब्लम आएगी, और अगर चंद्रमा खराब है तो बाईं आंख में कोई प्रॉब्लम। ये सिंपल सा एक पैरामीटर है। कोई भी प्रॉब्लम को देखने के 3 पैरामीटर्स होते हैं, उनमें से एक पैरामीटर ये है। दूसरा ये नॉस्ट्रल्स है, नासिकाओं में आपका जो है ये मरकरी है और ये वीनस, एक बुध है एक शुक्र है, नासिकाओं को देखता है। कानों का एक है मंगल लेफ्ट राइट का, और शनि लेफ्ट कान का। अगर लेफ्ट कान में कोई पीड़ा होगी तो शनि दिखेगा, और राइट में है तो मंगल दिखेगा। माउथ में वीनस और जुपिटर। अगर वीनस आपका खराब है, इसके मतलब है कि आप भोज्य पदार्थों को उल्टा सीधा खाने के शौकीन। और अगर उनके साथ राहु मिल जाए, वीनस और राहु अगर दूसरे भाव में आ जाए, तो इसके माने है कि तंबाकू, मदिरा पान, उल्टा सीधा खाना, ये सब आपकी आदत में शुमार है। और अगर आपका राहु खराब है तो आपका जेनिटल या जेनेरेटिव ऑर्गन से प्रॉब्लम है, और अगर केतु खराब है तो एनस जोन से, आपके गुदा से प्रॉब्लम है। तो ये सिंपल सा मेथड है जो एक फर्स्ट इंस्टेंस में आपको बिना कोई ज्यादा डिटेल में जाए हुए आपको ये बता देगा कि हाँ यहाँ यहाँ प्रॉब्लम। जब आपको एक पहला पैरामीटर पता चल गया, फिर आगे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे हम कैसे जाने कि और क्या है और कितना है और क्यों है। तो इसके बाद हम आते हैं, दूसरा एक और मेथड है हमारे स्ट्रक्चर को लेकर। तो हमारा जो शरीर में 7 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। पहला होता है फ्लूइड, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड अंदर फ्लो करता रहता है। ये फ्लूइड जो है, ये इसका चंद्रमा जो है स्वामी है। अगर आपका चंद्रमा सही है तो फ्लूइड फ्लो आपका सही है। अगर चंद्रमा खराब है तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम और चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती हैं उनमें कुछ कुछ आने की प्रॉब्लम है। इट कंट्रोल्स हाइड्रेशन एंड प्लाज्मा इन द बॉडी। बॉडी के प्लाज्मा और हाइड्रेशन, इसको हमारा चंद्रमा कंट्रोल करता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपको हाई डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और आपका जो है प्लाज्मा कंडीशन सही है। दूसरा होता है ब्लड, ब्लड जो फ्लो करता है। अब ब्लड का जो रूलर है वो 3 होते हैं बेसिकली, सन, मून और मार्स। और मेन सन है, सूर्य होता है मेन, उसके बाद में चंद्रमा, और उसके बाद में मंगल। ऐसा क्यों है कि सूर्य जो है पहला है और चंद्रमा फ्लूइड लेकर के जाता है, और जो कोई चीज चलती है बॉडी में मूवमेंट करती है उसका कारक है मंगल। मंगल की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है, अगर मान लिया कि ब्लड प्रेशर की जब कंट्रोल की बात आती है, तो मंगल अगर जिसका वीक है उसको लो बीपी की शिकायत है, और मंगल हाई है, स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, तो उसको जो है हाई बीपी की शिकायत होती है। और इसको और बढ़ाने वाला जुपिटर होता है। जुपिटर का काम होता है चीजों को बढ़ाना, एक्सपेंड करना। तो जुपिटर जो है अगर साथ में जुड़ जाए तो जो समझिए कि हाई बीपी और ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाए। तीसरा होता है मसल्स। ये आपके जो बोन है वो उनको तो कंट्रोल करता है शनि, स्ट्रक्चर, ढांचा जिसे कहें शरीर का, वो शनि है। तो शनि जब आपका, सपोज कर लो कि शनि आपका खराब है, तो आपका स्ट्रक्चर खराब। और ये शनि कैसे खराब होता है? जब सूर्य जो है और शनि आपस में लिंक होते हैं,
तो सूर्य जो है वो प्रकाश है, विटामिन डी का सोर्स है, और शनि जो है वो कैल्शियम है, वो स्ट्रक्चर है। अगर सूर्य पीड़ित है, ठीक नहीं है, तो आपका विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाएगा, आपका स्ट्रक्चर बहुत खराब है। तो जितनी भी बोन की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, मकर राशि में पड़ा हुआ सूर्य आर्थराइटिस नॉर्मली देता है, अगर वो 6, 8, 12 से किसी भाव से लिमिट है। तो ये देखना है कि सूर्य जो है वो शनि के क्षेत्र में चला गया तो वहां अंधेरा हो गया, सूर्य अपनी जो है वो प्रकाश को खो बैठा और वो उससे काम नहीं हो पाता है। तो सूर्य का 6, 8वें या 12वें भाव में होना व्यक्ति का जो है स्ट्रक्चर को वीक करता है, स्पेशली जब इन तीनों भावों में शनि का घर हो, यानी मकर या कुंभ, तब ये प्रॉब्लम होती है, हर एक में नहीं। इसके बाद आता है मसल्स। मसल्स जो हैं वो बोन के ऊपर मसल्स होती हैं, इनका कारक है मंगल। अगर मंगल जिनके स्ट्रांग होते हैं वो जिम वगैरह में और उसमें जो है वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और मसल्स बनाते हैं, पैक्स बनाते शुरू कर देते हैं। ये जो है मसल्स का काम है। और नर्व सिस्टम का जो है काम मरकरी है, जो आपके ब्रेन से सिग्नल लेता है, देता है और मूव कराता रहता है। और जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जो जिसमें आपका सीमेन वगैरह है, तो वीनस और मून ये कीप्स द सीमेन टू फ्रक्टिफाइड। अगर वीनस और मून आपके स्ट्रांग है तो सीमेन आपका ठीक है, क्वालिटी ठीक है। देखिए, मून क्वांटिटी ऑफ सीमेन बताता है और वीनस क्वालिटी ऑफ सीमेन बताता है। कई लोगों को जिनके रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं होते या कुछ नहीं होते हैं, तो वहां हमें ये देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है उनको। कहीं नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि दोनों हॉरोस्कोप देखना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों का, कि मेल में तो कहीं नहीं प्रॉब्लम है, कि हम जो है ब्लेम दे रहे हैं फीमेल। तो ये चीजें जो हैं वो इस तरीके से हम देखते हैं। अब जो है आते हैं हम थोड़ा सा रेमेडीज के ऊपर चलते हैं, ग्रहों के हिसाब से रेमेडी। हम जो है जैसे सूर्य जिसका खराब है उसकी सिंपल सी रेमेडी क्या है। सूर्य डिनोट क्या करता है, आत्मा को है, पावर है, किंग है, फादर है, ऑरेंज कलर है, ईस्ट डायरेक्शन का मालिक है, मेल है, हार्ट को डिनोट करता है, पावर एंड फेम इसके ट्रेट्स हैं, और फाइटर है, सात्विक गुण है। सूर्य सात्विक गुण का है, तो ऐसे व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। दूसरा, इसकी मेटल होती है कॉपर, तो कॉपर के बर्तन में पानी या जल लेना चाहिए, कॉपर से ही जल लेना चाहिए। और बाकी जो सूर्य नमस्कार और ये जो भी एक्सरसाइजेस करना है वो कर सकते हैं, परंतु भोजन जो है वो सात्विक ही ऐसे व्यक्ति को लेना चाहिए। और उसमें खास तौर से जो है जिंजर का उपयोग, अदरक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट उसका है जिंजर, अदरक का है, अदरक का। और एक ये भ्रम बहुत ज्यादा है कि सात्विक का मतलब है कि प्याज नहीं खाना है। ये बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि सात्विक भोजन का मतलब प्याज और लहसुन नहीं खाना है। आगे क्योंकि देखिए कारक है ये हार्ट का, और अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और सूर्य पीड़ित है तो आपको जिंजर, ओनियन और गार्लिक, लहसुन लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको अवॉइड कर दें, ये एक एक्चुअली मेडिसिन हुई है आपके लिए। ये नहीं है ऐसा कि किसी पूजा पाठ के और उसके हिसाब से हम सात्विक का मतलब हम लोग बहुत गलत समझते हैं। सात्विक का मतलब है कि हमारे शरीर की अवस्था के अनुसार जो भोजन हमारे लिए उचित है वो सात्विक है। दूसरा है चंद्रमा। अगर किसी का चंद्रमा अच्छा या खराब है ये चीज हम यहाँ पर नहीं, क्योंकि उसको देखने का बहुत लंबा तरीका है, परंतु इतना ही मान लीजिए कि चंद्रमा अगर क्या करता है, चंद्रमा हमारा माइंड है, हमारी फीलिंग्स है, और अगर वो किंग है तो चंद्रमा क्वीन है, ये मदर को डिनोट करता है, व्हाइट कलर इसका है। तो यानी जब हम कलर की बात करते हैं तो इट्स बेस्ट टू यूज द बेडशीट ऑफ दोज कलर्स। बेडशीट में मतलब आप एटलीस्ट 7-8 घंटे तो सोते हैं, बाकी अलग चीजें हैं, क्योंकि कपड़े तो आप हमेशा नहीं वो पहन सकते,
परंतु बेडशीट तो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नॉर्थ डायरेक्शन, अगर आपका अच्छा है तो नॉर्थ डायरेक्शन में फायदा होगा। अगर आप कोई काम करते हैं या नॉर्थ की तरफ जो है, उत्तर की तरफ मुख करके कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपको एडवांटेज होगा। फीमेल को डिनोट करता है, स्टोमक को कंट्रोल करता है और माइंड को कंट्रोल करता है। ये ट्रेड का प्लेनेट है, ये भी सात्विक प्लेनेट है, ब्लड को डिनोट करता है हमारे। और ये सेलाइन है, थोड़ा सा नमकीन है और इसका टेस्ट थोड़ा साल्टी है। तो ऐसे व्यक्ति को हल्का सा जो है नमक खाने के साथ में यूज करना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर उसको बीपी की शिकायत नहीं है तो। तीसरा प्लेनेट हमारा है मार्स, मंगल। मंगल एक फायरी प्लेनेट है। फायरी का मतलब है उसमें एनर्जी भरी पड़ी है और उस एनर्जी को उसने बॉडी के थ्रू रिलीज करना है। जहां पर भी मंगल आपके हारोस्कोप में बैठा है, वो समझ लीजिए जिस राशि में बैठा है उस राशि का जो ऑर्गन है डिनोट करता है वो बहुत ही हॉट रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत उस देखे हैं जो हारोस्कोप, कुछ ऐसे जो है जो रेपिस्ट वगैरह हैं, उनके लिब्रा साइन यानी तुला में मंगल ज्यादातर पाया गया और वो भी है 12वें भाव में। उनको जो है अनकंट्रोलेबल सेक्स डिजायर होती है, वो आसान नहीं होता है कंट्रोल कर पाए। और अगर उनके साथ कहीं राहु की और दृष्टि हो गई तो इम्पॉसिबल है कि उनके पैशन को आप रोक पाए। तो ऐसे लोगों को ये एस्ट्रोलॉजी का यही खाली फायदा नहीं अपने आप में जाने, आप अपने मित्रों को भी देख सकते हैं कि कैसे हैं, क्या नहीं। आप अपने जो भी है परिचित हैं या कोई है जहां भी आप जिनसे आप लिंकअप होना चाहते हैं वो किस तरीके से हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजें जानी जा सकती है। ये रेड कलर का होता है, इसका कलर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसके लिए बहुत सुटेबल है। और ब्लड बोन और बोन मैरो को ये डिनोट करता है। अब खास तौर से जब कैंसर्स वगैरह की डिजीज वगैरह में आता है तो बोन मैरो की जो पॉल्यूट होता है तो मंगल और राहु। राहु मीन्स पॉल्यूशन, पॉल्यूट करना। अगर चंद्रमा के साथ पॉल्यूट राहु हो गया और दूसरे भाव में बैठ गया तो आदमी जो है पॉल्यूटेड वाटर, चंद्रमा माने पानी, राहु माने वाटर, वो मून माने वाटर और राहु माने पॉल्यूशन। पॉल्यूटेड वाटर यानी वो वाइन वगैरह है या ये इस तरीके की चीजों में, जो ऐसे पेय पदार्थों में, जो मादक पेय पदार्थ, उनमें जो है उसका इंटरेस्ट जाग जाता है। स्ट्रेंथ का एरिया है, ये फाइटर है, तामसिक है और मसल्स है और बिटर है। और इसका टेस्ट नॉर्मली नीम और करेले, इन तरीके के ये टेस्ट इसको पसंद होते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए करेला जो है वो बहुत ही अच्छा है इसके लिए। मरकरी आता है बुध। बुध जो है वो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। मरकरी जो है हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन से मतलब हमारी सारी एनालिसिस पावर और ये सारी चीजें उससे आती हैं, ब्रेन से ये एनालाइज करता है। और ग्रीन कलर है, मरकरी का जो कलर है वो बेसिकली ग्रीन है, हरे रंग का है। और ग्रीन कलर आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है। उसका कारण क्या है कि आप ये देखिए कि जब हम कलर्स की वेवलेंथ देखते हैं तो इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम आता है जिसमें एक तरफ विबग्योर आपने सुना ही होगा, वायलेट एक तरफ है और रेड, ये 7 कलर इंद्रधनुष के होते हैं। उनमें जो है ग्रीन बीच में आता है, सेंटर में आता है और वो आंखों के लिए सबसे अच्छा कलर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है। जिनका बुध अच्छा है उन्हें साउथ ईस्ट डायरेक्शन से फायदा होता है। और इसमें जो है वो प्रोक्रिएटिव पावर नहीं। अगर बुध और केतु सप्तम भाव से लिंक हो जाएं तो व्यक्ति में जो है वो कुछ ये जो है प्रोडक्शन करने की पावर नहीं रहती, वो उसमें इच्छा भी नहीं होती और उसको जो है प्रॉब्लम आती है। ये वोकल कार्ड का है, स्पीच का है कारक। और ये राजसिक है क्योंकि ये प्रिंस है, ये एक्चुअली प्रिंस है तो राजसिक इसका वो है। और ये स्किन को डिनोट करता है और इसे जो है तरह तरह के मिक्स्ड फूड पसंद है। मल्टी चीजों को मिला करके खाना इसको पसंद होता है। वेजिटेबल्स होंगी तो 4-5 वेजिटेबल्स डाल करके जो कुक करते हैं वो ऐसा फूड इसके लिए टेस्ट मिल जाए। देन कम्स द जुपिटर, बृहस्पति।
बृहस्पति जो है वो स्पेस है, फैलता है पूरा ब्रह्मांड में, और वहीं से नॉलेज अपनी ड्रॉ करता है। तो बृहस्पति जो है गुरु है और एल्डर ब्रदर का कारक है। बृहस्पति का जो कलर है वो बेसिकली लाइट येलो है। इट इज बिटवीन व्हाइट एंड येलो, इट इज बिटवीन व्हाइट एंड येलो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का बेस्ट है इसके लिए। ये मसल्स और लीवर, फैट को डिनोट करता है, लीवर, लीवर को डिनोट करता है फैट। बॉडी में अगर आपके फैट ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा बच्चे फैटी हो जाते हैं, उनके 6th हाउस से डेफिनेटली कहीं ना कहीं बृहस्पति का लिंक होता है। बृहस्पति का 6ठे भाव से लिंक होना ये डिनोट करता है कि आपको जो है कोई बल्कीनेस आएगी। दूसरा बल्कीनेस का, ओबिसिटी का कारण होता है जब वाटरी राशियों में, यानी 4, 8, 12, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में ज्यादा ग्रह बैठे हों, तो आप जो है वो ओबिसिटी के शिकार हो सकते हैं बहुत इजीली। और क्योंकि देखिए गुरु को पहले माना जाता था कि हलवा पूड़ी खा करके वो बैठे हुए एक जगह पर और तोंद निकाले हुए, ये सिंबोलिज्म गुरु की दी गई पहले। तो ये उनका अच्छा, इनका नॉलेज का है, लर्निंग है, सात्विक है, और फैट इनको पसंद है, घी वगैरह और ये सारी चीजें पसंद है इनको। स्वीट बहुत पसंद है, और शुगर और खजूर इनको बहुत पसंद है, यानी मीठा और फैट इन्हें बहुत पसंद है, ये इनको चीजों को। और बृहस्पति जिनके ज्यादा ज्यादा ही वो होते हैं, उनको जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और इसीलिए जो है इसको अवॉइड करने के लिए आपने देखा होगा, जब हम लोग पंडितों को जो भोजन देते थे बचपन में ना, तो एक जो है सीताफल की या पंपकिन की सब्जी जरूर होती थी, और ये पंपकिन ही कंट्रोल करता है आपके प्रोस्टेट को। पंपकिन या कद्दू जिसे कहें, या सीताफल जिसे कहें हम लोगों की भाषा में उधर अपने एरिया में, तो वो जो है इसको कंट्रोल करता है। शुक्र जो है ये वाटरी साइन का है, इसका काम यूनाइट करना, ये मिनिस्टर है, और ये लेमन येलो कलर है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। और शुक्र जो है थ्रोट, किडनी एंड प्राइवेट पार्ट्स, इनको डिनोट करता है। अगर एक चीज और भी आप देख सकते हैं, आपको जो कोई भी प्रॉब्लम वहीं चल रही है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह कुछ हद तक पीड़ित है। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो शुक्र निश्चित रूप से पीड़ित है। तो आप रिवर्स वे से चलिए, बॉडी पार्ट आपको दिया हुआ है, इस बॉडी पार्ट से आप अपने आप देख सकते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है। तो इसके मतलब हमारा जो इस वक्त का क्या कार्यक्रम है। देखिए ऐसा है, ग्रह जो है वो ये तो नहीं है कि आपके ट्रांजिट गोचर में जाएंगे तो बदलते रहते हैं। तो अगर आपका इस समय क्या एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही है, उसका बहुत हद तक इंडिकेटर है। आप इनको देखिए कि आपको कौन से सिस्टम की प्रॉब्लम है, और उससे रिलेटेड जो है वो प्लेनेट डेफिनेटली इस वक्त पीड़ित है। उसके बाद में ये पोटेंशियल और कंफर्ट को डिनोट करता है, ये राजसिक है, और सीमेन को डिनोट करता है। और इनको जो है खट्टी चीजें पसंद है, और लेमन और इमली, टर्मेनाइट, ये जो है ये इनके लिए अच्छे हैं। अगर इनका कोई पीड़ित है तो इनका सेवन करें। दूसरा आता है शनि। शनि जो है वो हमारे तत्वों में वायु को डिनोट करता है, ये सर्वेंट है। अगर जिस घर में शनि बैठा है, जैसे मान लिया 6th हाउस में शनि है, 6ठे भाव में, और 6ठा भाव हमारा डेली रूटीन का है, या हमारे काम करने का है, और हमारे वर्किंग प्लेस को डिनोट करता है। तो वर्किंग प्लेस को डिनोट करता है, और शनि वहां अगर पीड़ित है, इसके मतलब हमने पिछले जन्म में नौकरों को या मेड्स को या सर्वेंट क्लास को इतना पीड़ित किया है कि आज हमें नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा। ये जो है इसका एस्पेक्ट एक आता है। दूसरा है ब्लैक कलर, शनि के लिए है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। बोन और टीथ, अगर बोन और टीथ में, जैसे इस एज में आकर के बोन और टीथ की नेचुरल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो उसका ये मतलब नहीं है कि शनि खराब हो गया। इस वक्त अगर जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तब डेफिनेटली शनि का रोल आ गया। और अदरवाइज जरा नेचुरल वे से एज के साथ में अगर चीजें जा रही हैं तो कोई वैसा नहीं। ये
सर्विंग क्लास को, ये तामसिक है और स्ट्रक्चर को डिनोट करता है बॉडी के। और ये इसके लिए सबसे अच्छा जो है वो आपका अनार है। अनार सबसे बेस्ट है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और इस तरीके से इसको यूज करें तो काफी हद तक शनि से रिलेटेड डिजीजेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से खास तौर से। और रेड कलर होने की वजह से मंगल की जो एनर्जी है उसको भी नलीफाई करता है। राहु जो है हमारी पास्ट डिजायर है, पैशन है, आउटसाइडर है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में विकेट है और पास्ट डिजायर है। राहु का अपना कोई रोल नहीं होता है, राहु और केतु छाया ग्रह हैं और ये जिसके घर में बैठे होते हैं उसी से कंट्रोल होते हैं। जैसे अभी एग्जांपल जो हमने दिखाया था, 3 नंबर में 9 नंबर में राहु बैठा था लग्न में, तो उसका स्वामी है बृहस्पति। इसके मतलब राहु को जो कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है वो बृहस्पति, कंट्रोलर बृहस्पति। और केतु हमारा पास्ट गार्बेज है और डिस्चार्ज है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके ये 9 प्लैनेट्स के हिसाब से ये चीजें हैं। और ये अब एक लेवल की हमने सिर्फ बात की है कि हमारा जो है शरीर के से रिलेटेड क्या है। अब दूसरा जो लेवल होता है वो होता है हमारा मेंटल लेवल। यहां पर से अगर हम लग्न से देखें कि छठे, आठवें, 12वें को, तो हमें शरीर से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, शरीर मतलब भौतिक शरीर से। और अगर हमारे मन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक स्तर पे हमारी क्या स्थिति है, तो चंद्र लग्न बनाइए। और चंद्र लग्न से ये देखिए कि हमारा छठा घर, और चंद्र लग्न से 8वां, और चंद्र लग्न से 12वां। अब चंद्र लग्न से इसमें खास तौर से देखिए, चंद्र लग्न को यहां पर 1 2 3 4 5 6 छठा खा लिए, 7 8 8वां भी खा लिए, और 12वें में बृहस्पति उच्च का बैठा। तो यहां पर चंद्र लग्न साफ बताता है कि इसका मेंटल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बृहस्पति उच्च का है। तो ये जो है ये अध्यात्म में इतना ऊंचा पहुंचा हुआ है कि हर वक्त जो है वो ध्यान में रहता है। तो ये व्यक्ति का जो है वो देखिए भौतिक स्तर पे प्रॉब्लम रही, पर मानसिक स्तर पे ये बिल्कुल सही है, इसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम मानसिक स्तर पे नहीं। अब कार्मिक स्तर पे देखना है तो सूर्य से लगाइए, सूर्य से लग्न देखिए, छठे में कोई नहीं है, सूर्य से 8वें में केतु बैठा है। तो सूर्य से 8वें में केतु है, और केतु जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है कार्मिक। और 12वें में उससे सूर्य से ये शुक्र और शनि बैठे हैं, तो यानी ये दोनों मित्र हैं और अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, यानी सुख है। परंतु कार्मिक जो है वो 8वां इसको शरीर को झिला रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये हम तीनों लेवल पे देख करके तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा ये क्या है। तो आज का जो भी था हमने आपसे शेयर किया जो, तो ये है। और अगर इससे संबंधित कोई आपको वो प्रश्न है या जिज्ञासा है जिसे कहें, तो कोई प्रयास करूंगा मैं कि उसको कर सकूं कुछ। इसको शेयर स्क्रीन से हटा लें, तभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है, हटा लीजिए, हटा लीजिए। ताकि लोग एक सारे लोग ऐसे अनम्यूट हैं, जिसके किसी कोई जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बार में सब्जेक्ट पर कहीं यूनिक जिज्ञासा तो इतना साइंटिफिक बता दिया आपने, कमाल है वाकई। आई ओपनर, वेरी वेरी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, इसमें जो है वेरी नाइस। काफी चीजें जो है क्लियर तो करनी है। बिल्कुल साफ घर में था कि किसी भी बीमारी का कोई भी इंडिकेशन लेके प्लैनेट से जोड़ के। कमाल है, बहुत ही बिल्कुल ही कमाल है। तो दिल कर रहा है इसको सीखे। नहीं सर की रेमेडीज की क्लास कल मॉर्निंग में है हमारे यहाँ। सर की 5 क्लासेस रेमेडीज की हैं अभी अच्छा कमाल हमारे है। साथ तो प्रोफेशनली। जो भी कोई इंटरेस्टेड हो मेरे से संपर्क कर सकता है। अच्छा नहीं, एवरी संडे अगर मॉर्निंग 11 बजे नहीं, अगर कोई पूछना हो किसी ने तो किससे पूछे? मेरे से पूछ सकते हैं सर की क्लासेस के बारे में।
अच्छा अच्छा सर की रेमेडीज क्लासेस, के सर बाद के बुक, सब कुछ सर के लिए मैं डील करता हूँ, उससे कर सकते हैं आप। चलिए साहब, कोई किसी की जिज्ञासा पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो बाद में हमारे आदरणीय आनंद पांडे साहब हमेशा की तरह, क्योंकि वही अध्यात्म सर पत्री वगैरह, सर नमस्कार सर, पत्री दिखानी हो तो उसके लिए कोई कम्युनिकेशन? ऐसा है कि मैं अभी खुद ही 71+ हूँ। जी अब उतना एक्चुअली क्या है, एक पत्री को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो जी एटलीस्ट हमें कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं पूरी एनालिसिस करने में, क्योंकि जी खाली ये देख करके 5-10 मिनट में कंप्यूटर से वो नहीं होता। जी जी अच्छा, फिर दूसरा हमारा एक अपना वो है कि हम कभी भी कोई जो चीज नहीं आती है ग्लैडली एक्सेप्ट करते नहीं है। तो जी अब इतना प्रयास करना हमारे लिए मुश्किल होता है इस एज में। और यह है कि हम, चलिए, अब आप लोगों से सबसे प्रेम है तो जो डिलीवर कर सकते हैं इसको वो कर सकते हैं। अच्छा, एक एक सैंपल पूछ लेता हूँ। जैसे मेरा 6 में केतु है, 8वां खाली है और बाद में मेरा हुआ है। नहीं, ऐसे एकदम एक फैक्टर पे नहीं सर होता है, पूरा हर ग्रुप सामने होता है। मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ कि जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं कितनी लंबी एनालिसिस जो है वो हाँ, पहले। तो मतलब एट ए ग्लांस इमीडिएटली करना है। जैसे आपने चार्ट दिया है तो हाँ, वैसे तो चार्ट सिंपल है, लेकिन उसका एनालिसिस करना डिफिकल्ट होता है। देखिए, ऐसा है कि पूरा सब कुछ जो है, दुनिया के हर चीज जो है उन 12 भावों में निहित है। अब उनको डिकोडिंग जो है, देखिए, ऐसा है कोई भी नहीं है जो परफेक्ट कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब कोशिश करते हैं। देखिए, उसमें क्या है कि आपको जब आप एनालिसिस करते हैं तो उस वक्त प्लैनेट्स की डिग्री, प्लैनेट्स किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, उनमें सर्वाष्टक में क्या बल है, षड्बल में क्या है, और उनकी दशाएं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, उनकी गोचर में आज क्या स्थिति है, और उनके कारक कौन से हैं, आत्म कारक, अमात्य कारक वगैरह जेमिनी पद्धति में जो आते हैं, उनका क्या रोल है। तो ये सारी एनालिसिस में समझिए 3-4 घंटे से कम नहीं लगता है एनालाइज करने में। और इतनी पेशेंस जो है वो, चलिए, करने वाला तो करे, पर सवाल यह है कि जो इसमें अगर किसी ने कंप्यूटर और से करने वाले करते रहते हैं, 5 मिनट में सब कुछ बता देते हैं, वो हमसे नहीं हो पाता। और ना हम उस एनालिसिस को अपनी दृष्टि में सही नहीं मानते। नमस्कार कोहली साहब, ये कोई ठीक हम लोगों के लिए कोई किताब सिंपल सी है, बता सकते हैं? जो है। ऐसा है कि पुस्तकें जो है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रहों की दशा और उसको बीमारियों से लिंक करना, ये पहली बार मैंने सुना, अभी सुना भी जाना भी, तो बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसा कोई है बुक जो नहीं हम लोग नहीं, पढ़? देखिए, ऐसा है कि किताबों में बेसिकली आप अ, जब जाइए तो बेसिकली अपने जो है, बृहद पराशरी है, बाणसागरी है, ये जो ग्रंथ हमारे संस्कृत के ओरिजिनल हैं, उनको जो है हम साइंटिफिक वे से एनालाइज करने की कोशिश करके पिछले करीबन 55 ईयर्स से मैंने रिसर्च वर्क वगैरह इसी पे करता रहा हूँ। और मैंने एक बेसिक बुक जो है इसकी लिखी है, एस्ट्रो की टू प्रोफेशन करके, वो एक किताब लिखी थी जिसमें हमने आइडिया दिया था कि ये क्या है। पूरे एक एक प्लैनेट्स को अब वीडियोस, हम लेक्चर्स लेते हैं और ऐसे जी पता है, तो आप पहले लेते थे, अब तो बहुत कम कर दिया। तो उसमें जो है एक एक ग्रह को पहले समझना, 4 पिलर हैं देखिए एस्ट्रोलॉजी के: हाउस, साइन, प्लैनेट और नक्षत्र। इन चारों की पहले पूरी एनालिसिस का आप करिए, समझ जाएं कि इन चारों को। उसके बाद आता है कि फिर आता है स्ट्रेंथ को। लोग कहते थे ये बाकी लोग कुछ म्यूट कर लिए, क्या हो रहा है इसका? कहीं से आवाज। हाँ, तो ये प्लेनेट की फिर हम स्ट्रेंथ देखते हैं। फिर प्लेनेट कौन सा अच्छा या खराब है, ये तो एक बहुत वेग टर्म है। कितना अच्छा है, कितना खराब है, और किस डायरेक्शन में अच्छा है, किस डायरेक्शन में खराब है, ये एनालिसिस। तो ये इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रोसेस। पर यह है कि फिर भी आपको जानने के जो बेसिक तरीके हैं, आदमी जो है हेल्थ के बारे में ज्यादा जानना चाहता है अपना, दूसरा वेल्थ के बारे में ज्यादा जानना चाहता है। ये दो एस्पेक्ट लाइफ के ज्यादातर होते हैं, हेल्थ और वेल्थ होता है। कुछ और जो आजकल के हैं तो जॉब प्रोफेशन हुआ, और या फिर हाँ जी, प्रोफेशन।
बस यही चारों चीजें हैं। ये मुकेश निमानी साहब कुछ पूछ रहे हैं, सिलीगुड़ी से हैं ये, मुकेश निमानी सिलीगुड़ी से। जी मुकेश जी पूछ रहे हैं। नमस्कार महोदय। नमस्कार जी। मेरा एक मोटे तौर पे एक प्रश्न था कि मेरी जन्म कुंडली अभी तक मैंने बनाई नहीं है या किसी भी कारण से बनी नहीं है। तो मेरे जन्म का समय मुझे नहीं पता। ये पता है कि दोपहर के बाद 2 बजे के बाद का जन्म है जन्माष्टमी का। तो उस हिसाब से डेट तो मैंने निकाल ली, लेकिन समय मुझे नहीं पता। तो जैसे मैं कईयों से बात किया है तो पता चला कि किसी भी नक्षत्र की पोजीशन 3.5-4 घंटे इधर उधर होती है साधारणतया। तो इसका कोई उपाय है समय का? ऐसे कुछ समय की जानकारी के अभाव में भी क्या कुंडली बन सकती है नए सिरे से? एक्चुअली बन तो सकती है। देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि नक्षत्र का 3-4 घंटे है, उसके बाद नक्षत्र का चरण होता है। अब आप जब देखते हैं कि जो दो ट्विंस होते हैं उनका भी फेट अलग होता है, जिनका टाइम इंटरवल जो है 3-4 मिनट से लेकर के और 15 मिनट के बीच का होता है, तब भी उनका फेट डिफरेंट होता है। उस केस में सबसे पहले तो आपका टाइम फिक्स करना, उसके बाद में D60 या षष्ठांश कुंडली में जाकर के आपका ये देखना कि क्या है सही। उसमें आपकी लाइफ की कई इवेंट्स लेनी पड़ती है टाइम के साथ में, और उसके बाद में जो है कई पैरामीटर लेकर के और फिर जो है डिफाइन हो पाता है टाइम। वो इट इज वेरी टीडियस एंड डिफिकल्ट जॉब, टाइम टेकिंग जॉब है ये। हाँ बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे में, ठीक है नक्षत्र में मानता हूँ, नक्षत्र का चरण जो है 3 घंटे 4 घंटे तक एक ही रहेगा, कोई उसमें फर्क नहीं है, परंतु उससे काम नहीं चलता है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारे जो ट्विंस होते हैं उनके फेट अलग, फिर कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए कि जो डिसाइडिंग है। वो लग्न की डिग्री, दैट इज द बेसिक पैरामीटर दैट डिसाइड्स योर हॉरोस्कोप। वो डिग्री एग्जैक्ट है, क्योंकि अगर 3-4 मिनट का भी फर्क होगा तो डिग्री में फर्क आ जाएगा, डिग्री में फर्क। तो वहां पर से वो डिसाइड होता है। क्योंकि झूठ बनाने की कोई बात, तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है कुछ हद तक आपकी घटनाओं को ले ले तब। और दूसरी बात, अगर आप 50+ हो तो चंद्र कुंडली से भी कुछ हद तक जाना जा सकता है। लग्न कुंडली तो आपकी सही होगी नहीं, चंद्र कुंडली करीब करीब हो सकती है ठीक हो जाए, परंतु उसमें भी डिग्री चंद्रमा की जो है नक्षत्र की थोड़ी सी फर्क आ जाएगी। तो बेसिक चीज ये है। सर एक क्वेश्चन था प्लीज। सर अगर जैसे किसी पर्टिकुलर डे में मिडनाइट के बाद, रात को 12 बजे के बाद बर्थ होती है, तो उसमें फिर बर्थ डेट नेक्स्ट मानी जाती है एज पर एस्ट्रोलॉजी, या मतलब जैसे 2 तारीख की रात को और 3 तारीख की सुबह मिडनाइट में आफ्टर 12? देखिए ऐसा है कि टाइमिंग जी, डेट क्या मानी जाती है? मैं समझ गया। एक्चुअली क्या है, हमारा जो वैदिक सिस्टम है जी वो तो है सूर्योदय से सूर्योदय तक चलता है, बिल्कुल ठीक ठीक है है, जी वही मानते हैं। परंतु हमें जो प्लैनेट्स की डिग्रीज हैं, जो जी एपेरिस आती है, पंचांग आते हैं, प्लैनेट्स की डिग्री, या वो हमें यूनिवर्सल मिल जाती है, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह चलती है। जी उनमें से अगर हम टाइम को, डेट को उधर भी कर देंगे तो डेट से प्लैनेट की डिग्री का फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो हॉरोस्कोप बनता है वो प्लैनेट्स की डिग्री और लग्न की डिग्री इसको देख के है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी कुंडली में लिख देना कि इसी तिथि को, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रमा के ऊपर ज्यादा चलता था तिथि के अनुसार, तो वो डेट जो है, अगर आप इंग्लिश डेट लेते हैं तो आप चेंज कर लीजिए डेट से, उसके हॉरोस्कोप पे फर्क नहीं पड़ता। मतलब सर अगर कंप्यूटर से निकालेंगे तो अंतर आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा कंप्यूटर से। देखिए कंप्यूटर आपका, हम लोगों ने तो उस जमाने में जब 1970 में जब बनाता था मैं कुंडली, तो मुझे 3 दिन लगते थे कुंडली बनाने में। सर ना तभी की मेरी, सर उसी समय के 1970 की पैदाइश है सर मेरी। हाँ तो मैं तो उस समय तो जब बनाता था कुंडली, तो उस समय जी जो है कि हमको 3 दिन लगते थे एक हॉरोस्कोप को बनाने में। जो जी पंचांग लेकर के बैठते थे, फिर वो कैलकुलेट करते थे, जो उस वक्त एकिक नियम कहते थे, लगा लगा करके कैलकुलेशन डिग्री प्लैनेट जी की। जी तो जी वो अलग है। पर आज सुविधा है कि आपको कंप्यूटर से, देखिए कैलकुलेशन ठीक है, कंप्यूटर से आपके प्रिडिक्शन कोई ठीक नहीं है, इट इज वेरी जनरल। जी कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन में हमें शक नहीं है, कैलकुलेशन
आपके जितेंद्र जी, मेरे ख्याल से 2 दिसंबर 70 होगी ना डेट ऑफ बर्थ? हाँ बिल्कुल सर। ये वो हम चेहरे को देख के बता देते हैं किसकी हो क्या होगा। बहुत सही है शर्मा जी, आप गजब कर दिए। बहुत सही है। दो तो है पूरे आपका वो हो गया, डिस्ट्रिक्ट में ही आ गया। सर गाइड तो कर दो सर, अब आप तो सर अगर समय मतलब पॉसिबल हो, फिजिबल हो तो सर जब आप कन्वीनियंट हो तब मैं आ सकता हूँ, या फिर गाइड कर दो कि कहाँ जाऊँ। एक बार बंगलौर में है डिस्कस। ये, बंगलौर में। अब इस वक्त तो अच्छा मैं, सर बेंगलोर में है। हाँ इस वक्त तो मैं बेंगलोर भाई में हूँ। भाई यार, जाओगे कैसे? ओके। आप अजय जी से बात कर लिएगा, देखिएगा जिस वक्त हमें फ्री होगा तो देख आप लूंगा। मेरे से बात कर लीजिए, डिटेल मुझे दे दीजिएगा, मैं करा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए साहब, और किसी सर को को, जिसको सर से कंसल्ट करना हो मेरे को जी भी डिटेल भेज दे, जब तक समय सर को मिलेगा मैं करा दूंगा, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं लाइन अप कर लूंगा। चलिए साहब, और आपका प्रोग्राम नहीं बन रहा है इधर आने का? अजय जी का नंबर क्या है? अजय जी आपका नंबर? मेरा जुलाई में, नंबर लिख लीजिए, 98 जुलाई में आऊंगा। हाँ जी। 98 107 एक्चुअली अभी गर्मी अर्मी चल रही वहाँ, यहाँ मौसम बहुत अच्छा 47 है, ठीक है। 47 142। अगले महीने आऊंगा, थोड़े काम भी है हमको। गाजिया जिनको सर से बात करनी हो अपना डिटेल मुझे भेज दें, जब जब चलिए समय साहब, सर को मिलेगा 1 बाय 1 काम करा दूँ। और 9810747142। हाँ जी सर, चलिए साहब, जिसको सर से कोई काम हो तो मेरे पे डिटेल दे दें, मैं 1 बाय 1 किसी को करा भी जानकारी लें, प्रोफेशनली जानकारी देंगे सब, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। मतलब ऐसा ना दूँ। समझे कि सब जो है ये सब ऐसे ही चलता जी है। जी। मतलब कल भी जो रेमेडीज वाली क्लास है वो पेड क्लास है, कोई मुझसे पूछ रहा था मनोज जी अभी, वो सारी पेड क्लास तो है। माइंड मेकअप करके रहें कि पेमेंट करनी है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। जो बिल्कुल, क्लासेस पेमेंट के हमारे यहाँ बिना होती तो। है, जो क्लासेस मेरे यहाँ कंडक्ट सर की होती है सारी पेड होती है। और कोई क्वेश्चन और आपका किसी चलिए का? साहब, तो किसी जगह बोलिए, एक बात समझ में एक आई, अगर चीज किसी को बताइए बीमारी बस। है, किसी की कोई बीमारी है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उसका प्लेनेट पे कौन सा बैठा है। जैसे कि किसी को प्रोस्टेट है या कैंसर है कोई है, तो हम समझ सकते हैं कि उसका ग्रह वहां पर तो होगा। आप बिल्कुल आपके हॉरोस्कोप से क्या बीमारी और किस समय पे है हम्म, पॉसिबिलिटी वो हम्म। क्लियर हो जाती। मैं क्या डॉक्टर भी समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट आए तो इसका तो हॉरोस्कोप क्या ये होगा। उस ये तो डॉक्टर्स आजकल, अब आपको मैं बताऊं, हम्म, 6 डॉक्टर मेरे साथ में जो एस्ट्रोलॉजी सीखने में लगे हुए हैं, हम्म, कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। हम्म। एक चीज बताइए, क्या उपाय करने से फिर वो बीमारी ठीक हो जाती है, ऑपरेशन नहीं कराना तो पड़ता? आपको मैंने बहुत शुरू हुआ शायद नहीं आए, हम्म, सबसे पहला मेरा पॉइंट यही था कि इज रेमेडी पॉसिबल, और रेमेडी से क्या ठीक हो। देखिए आप अगर बेसिकली ये समझें कि बीमारी हमारी आई क्यों है, 3 तरीके की बीमारियां हैं आपको मैं बताई कि क्रॉनिक, कार्मिक है, क्रॉनिक है और क्योरेबल है। जो 6 हाउस से रिलेटेड है वो सब क्योरेबल है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा कंट्रोल करके देख लीजिए, ठीक हो जाती है, कुछ मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी। जो 8th हाउस में है वो बीमारियां जो है कुछ न कुछ सर्जरी मांगती हैं, और जो 12th हाउस में है वो ईश्वर की कृपा पे है, उनका इलाज वही जानता है और कोई नहीं जानता। वैसे 2 सीनियर डॉक्टर्स हमारे यहाँ भी सर से रेगुलर पढ़ती हैं। हाँ वो रेनू है कौन, और वो नहीं वैसे डॉक्टर स्मिता है, डॉक्टर रेखा है, इन सबने तो क्लासेस भी है एस्ट्रोलॉजी में ये सारी। तुम्हारे तो बहुत, ये वेरी गुड कमांड ओवर एस्ट्रोलॉजी, वेरी गुड कमांड। नहीं बहुत अच्छा, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को हो सकती है इतनी ऐसा knowledge। है कि मेरा ये कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अगर इस चीज को जानते हैं और आप मेडिकल को भी जानते हैं तो आपके लिए और इजी होगा कि किस तरीके से कंट्रोल करें, डायग्नोस करना। डायग्नोज करना और इजी होगा आपको। चलिए साहब, आदरणीय आनंद पांडे साहब। धन्यवाद शरद शर्मा जी। मैं सदैव की तरह से श्री S.K. कोहली साहब के विद्वत्तापूर्ण और तकनीकी दृष्टि से बहुत ही आगे वक्तव्य से बहुत ही प्रभावित रहता हूँ। ये बात जरूर समझ में आती है कि ज्योतिष को सीखना कठिन काम है। जैसे आराम से लोग कहते हैं कि भाई आपने जन्म पत्री देख ली, ग्रह देख लिए, बता दिए। तो जब भी यहाँ पर जितने भी विद्वान लोग ज्योतिष के वक्तव्य देते हैं, विशेष रूप से S.K. कोहली साहब, ये लगता है कि वास्तव में ये बहुत जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, इसमें माहिर होना कठिन काम है।
जैसे एस के कोहली साहब खुद ही कह रहे हैं कि 55 साल से देख रहे हैं, और जब कोई भी इनसे लाभ लेने का प्रयास करता है तो कहते हैं कि नहीं भाई बहुत टाइम लगेगा, और अपने शिष्यों की ओर इशारा कर देते हैं अजय कुमार जैसे के लिए। तो ठीक है, लेकिन एक बात ये जरूर है कोहली साहब कि जब भी आपकी कोई बात सुनेगा तो जब रेमेडी की बात है तो जो भी पीड़ित है वो चाहेगा कि लाभ हो उसको। तो मैं या हम लोग सब चाहते हैं कि आपकी जो विद्वत्ता का या ज्ञान का लाभ जो मिले सभी को किसी भी तरह से, चाहे वो अजय कुमार जी के माध्यम से मिले चाहे किसी तरह से मिले, और बीमारियों के संबंध में या लाइफ के संबंध में, जीवन के संबंध में, संपत्ति के संबंध में सबकी विशेषता रहती है। तो बहुत ही अच्छा आपका वक्तव्य है, हमेशा ही रहता है जिस तरह से है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी आपके पास लोग आने का प्रयास करें यथासंभव आप लाभ दें। जहां तक धन की बात या आर्थिक या पेट की बात है उसके लिए तो वो जो क्लाइंट होगा वो आपको उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, सॉरी, कि मेरा आर्थिक और उससे कोई वो संबंध नहीं है। कारण क्या है कि मैं 7000 से ज्यादा हॉरोस्कोप देख चुका हूं, और होता क्या है कि मैं जब बैठता हूं तो कम से कम नहीं, जो हमारे चाहे रिश्तेदारों में हो, ये हो वो हो, मैं ओवरबर्डन्ड ही रहता हूं। कम से कम नहीं तो 8-10 हॉरोस्कोप पेंडिंग ही पड़े रहते हैं हमारे पास में, कि ओवरबर्डन, क्योंकि देखिए जिज्ञासा सबकी होती है। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमें बहुत मुश्किल होता है कि मैं फिल्टर आउट कैसे हर एक के लिए उतना समय। अच्छा, दूसरी बात, आयु के साथ साथ वो भी हो जाता है, और फिर घर के भी थोड़ा बहुत देखना होता है कि हम समय जो है अगर सर्विस टेन्योर में इसमें दिया है, मेरा कहना ये तो फिर अब इस वक्त हम भी चाहते हैं कि घर वालों को भी जो जिनका ड्यू है, जितना और विशेषज्ञ होगा उसकी उतनी ही कीमत होती है, उसके समय की उतनी ही कीमत होती है, लेकिन आपके ज्ञान का आपके थ्रू या आपके शिष्यों के थ्रू लाभ मिले तो वो अच्छा है। तो मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आगे भी आपके वक्तव्य इस तरह से नहीं, रहेंगे। ऐसा है कि आप जैसे जनरल कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप चार्ट हमारे सामने रख करके एक प्रश्न आपका कोई जनरल हो, तो वो एटलीस्ट हमारे सामने जो है वो, उसमें हम आपको जो भी संभव होगा उतने कम समय में हम गाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपका अगर चार्ट हमारे सामने होगा तो आई टेक 5 to 10 minutes and I'll say there will be no charges for that, no nothing. नहीं, But ठीक है, it तो हमारे श्रोतागण चाहे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना तो ये है कि आपके जो भी संपर्क है, चाहे एक ही प्रश्न के बारे में हो, यदि किसी को पूछना है तो वो आपके थ्रू प्रॉपर चैनल ही आपसे बात करे, जिससे कि आप ध्यान देके उसे बता सकें सब इस बारे में। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमें बताएं तो मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट, अजय तो जानते हैं कि चार्ट को बनाने के लिए वो 2 घंटे लगते हैं कम से कम, चार्ट की एनालिसिस के रखने के लिए जो फ्रेमवर्क होता है, उसके बाद एनालिसिस होती है, और वो कंप्यूटर पे नहीं होता, वो सब मैनुअल होता है। आपके शिष्य श्री अजय कुमार जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, कि इससे पहले अजय कुमार जी तक ही पहुंचना पड़ेगा। नहीं, अजय जी से हमारा एक्चुअली, देखिए गाजियाबाद में हमारा अजय जी से बहुत पहले से लिंकअप है, और हमारे जो ये आपके भारद्वाज जी एडवोकेट रहे, वो क्लास वो करते थे आपका उसके सेमिनार वगैरह, तो मैं जाता था। वो भारद्वाज जी हमारे डिपार्टमेंट के लॉयर थे मेरे पास में 2002 से, और 2013 तक मेरे लॉयर रहे वहां पर, हमारे डिपार्टमेंट के केसेस हमारे वकील अरविंद शर्मा जी हैं, इन्हीं के माध्यम से सब काम होगा। ठीक है, अरे सबका देखिए जितना भी बहुत संभव होगा, इसी तरह से आप अगर चार्ट सामने रखेंगे, जो भी पीड़ित है उसको लाभ पहुंचाना ही आपकी विद्या का ध्येय है, तो जो लाभ हो जाए तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। धन्यवाद श्री आदरणीय आनंद पंडित साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री अंकुली साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि विचार के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, चलिए साहब, आज का विचार, सारी समस्याएं सिर्फ 2 शब्दों से, सारी समस्याएं सिर्फ 2 शब्दों से, जल्दी और देर के कारण है। अपना म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, कोई भी लोग अपने म्यूट कर रहे हैं, चलो म्यूट कर लिए। देखिए, हाँ, लास्ट में बाकी लोग अपने को म्यूट रखें, बीच में ना बोले। सारी समस्याएं सिर्फ 2 शब्दों के, जल्दी और देर के कारण है।
हम बहुत जल्दी सपने देखते हैं। हम बहुत जल्दी सपने देखते हैं परंतु बहुत देर से काम करते हैं। हम बहुत जल्दी भरोसा करते हैं परंतु बहुत देर से माफ करते हैं। हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं परंतु देर से माफी मांगते हैं। हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं परंतु दोबारा फिर देर से शुरू करते हैं। हम बहुत जल्दी रोते हैं परंतु देर से मुस्कुराते हैं। और लास्ट, जल्दी बदलें अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जल्दी बदलें अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा